आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र सियासी विवाद का मुद्दा बन गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन ने 2019 के शपथ पत्र में अपनी जो आयु बताई और 2024 के शपथ पत्र में जो आयु बताई उसमें 7 साल का अंतर है। आखिर 5 साल में कोई आदमी 7 साल बड़ा कैसे हो सकता है? ऐसा करके मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को भी ठगने और धोखा देने का काम किया है। हेमंत सरकार 5 साल सिर्फ ठगने और धोखा देने का काम करती रही। रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा, सुरक्षा के नाम पर व्यवसायियों को ठगा, पढ़ाई लिखाई के नाम पर छात्रों को ठगा और सुरक्षा और विकास के नाम पर महिलाओं, ग्रामीण और शहरी लोगों को भी ठगा। महिला अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों को ठगा, पत्रकार कल्याण के नाम पर पत्रकारों को ठगा। अब चुनाव आयोग को भी ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन की यह सरकार ठगों की सरकार है। राज्य को ठगने का इस सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कार्यवाही भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सवाल उठाए हैं और उसी में ये बातें कही। चुनाव आयोग द्वारा हाल के दिनों में डीसीएसपी को हटाए जाने पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रशासनिक पदाधिकारी पर हस्तक्षेप हो रहा है, उससे यह मैसेज जा रहा है कि यहाँ जो पदस्थापित दलित और आदिवासी हैं, वो भी आहत हो रहे हैं और प्रशासन पर भी गैर जरूरी हस्तक्षेप हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आप डीसी हटा दे रहे हैं, एसपी हटा दे रहे हैं और फिर राज्य सरकार से उनके स्थान पर एसपी को मांगा जाता है। इसका क्या औचित्य है? यह तरीका सही नहीं है। इसलिए हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी का बंटी बबली जैसा गठबंधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घरानों के द्वारा राज्य को लूटने का जो प्लान बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने आयोग से शिकायत की है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनाव आयोग की कार्यवाही जारी है। अब तक डीजीपी अनुराग गुप्ता, रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री, देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग मामले में बदले जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों पर कार्यवाही होना अभी बाकी है। इन सबके बीच राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक चुनाव आयोग के पास नए मुख्य सचिव को लेकर कोई पैनल नहीं आया है। मुख्य सचिव को नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचना स्वाभाविक है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी और सिंबल अलॉट होने के बाद भाजपा ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। बोकारो के वर्तमान विधायक बिरंची नारायण, जो बोकारो से भाजपा उम्मीदवार है, उन्होंने आवासीय कार्यालय में आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो, क्लस्टर प्रभारी नितिन नवीन और प्रत्याशी बिरंची नारायण ने संयुक्त रूप से किया है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ने का संकल्प लिया है। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि 5 वर्षों में इस सरकार और इसके सहयोगी दलों के कुकृत्य की जनता ने देखी है। जो भी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को मिले उसका निष्ठा से पालन हो। ऐसा उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के मिले उन्हें उसका पालन निष्ठा से करना चाहिए। जिस प्रकार लोकसभा में बोकारो की आवाज को उठाने का काम हम कर रहे हैं, इसी तरह विधानसभा में बिरंची नारायण मजबूती से बोकारो की बातों को उठाने का काम करेंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण ने कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा में बोकारो विधानसभा की जनता ने रिकॉर्ड वोट देकर ढुल्लू महतो को जीत दिलाई, इसी तरह इस चुनाव में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट देकर जनता
देने का काम करेगी। जो भ्रम कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है वह कहीं से कामयाब नहीं होगा और जनता उन्हें जितवा कर रहेगी। गढ़वा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय का मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी अब केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है। हमारा कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा था, लेकिन समय से पहले चुनाव कराया जा रहा है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि अपने आप को सनातनी बताने वालों को हिंदुओं के इतने बड़े बड़े त्योहार, दिवाली, लोक आस्था का छठ पर्व नजर क्यों नहीं आया? इस त्योहार के बाद भी चुनाव हो सकता था। बोकारो विधानसभा से महागठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने चास प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी उनकी समस्या को जानने का काम किया। लोगों ने स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट किया। इस दौरान लोगों ने गर्मजोशी के साथ श्वेता सिंह का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने कहा कि 10 वर्षों से जिस प्रकार विधायक ने लोगों को धोखा देने का काम किया है, इस कारण लोग व्याकुल हैं और इस बार बदलाव के लिए वोट की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास 10 वर्षों में होना चाहिए था वह नहीं हुआ। आने वाले समय में जब जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में जाएंगे तो लोगों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की संख्या 48 रह गई है। बोकारो की डीसी विजया जाधव ने जानकारी देते हुए बताया कि बोकारो जिले के 4 विधानसभा में कुल 76 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जांच के दौरान 25 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द करने के बाद 51 अभ्यर्थियों का नामांकन सही पाया गया, जिसमें से आज बोकारो, बेरमो और गोमिया से एक उम्मीदवारों ने नाम वापस कर लिया है। इसके बाद बोकारो विधानसभा में उम्मीदवारों की संख्या 14, चंदन कियारी में 8, बेरमो में 14 और गोमिया में 12 रह गई है। रांची के बीआईटी ओपी क्षेत्र से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास 6 किलो गांजा के साथ नापने की मशीन और अन्य कई सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में संजय कुमार गुप्ता, लखीराम महतो और सूर्य मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। रांची सिटी एसपी राजकुमार महतो ने बताया कि सदर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए बीआईटी ओपी क्षेत्र के बधिया बागान से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में सासाराम के मुबारकगंज में रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की और मौके से कई आधुनिक हथियार, हेरोइन, ड्रग्स, नागड़ी के अलावा लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया। रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना के मुबारकगंज में कुछ लोगों के घर में हथियार छुपाकर रखा गया है। साथ ही नशीले पदार्थों का कारोबार भी हो रहा है। इस सूचना पर एसपी रोशन कुमार ने खुद दल बल के साथ इलाके में 6 से 7 घरों में छापेमारी की, जिसमें कई हथियार और ड्रग्स मिले। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अब तक कुल 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने पटना की एक अदालत में बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ आधारहीन असत्य कथन कहने पर मानहानि अपराध करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है।
पटना के मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत में भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक एवं आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है। इससे पहले भी मैंने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को ही कानूनी नोटिस देकर 1 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था उन्हें। 5 अक्टूबर को सांसद को मेरे अधिवक्ता द्वारा भेजी गई लीगल नोटिस मिल गई। इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है। तिवारी ने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सांसद की नीयत केवल मेरी मानहानि की नहीं, बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमे में फंसाने की है। शिवसेना नेता साइना एनसी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। मामले में अब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली धारा 79 और 356 सबसेक्शन 2 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में साइना एनसी ने कहा कि चुनाव आयोग और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। महिलाओं का वस्तुकरण और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना कोई छोटी समस्या नहीं है। सच्चाई वीडियो में सबके सामने होगी, लेकिन यह मानसिकता और विकृत मानसिकता दिखाई दे रही है। मामले में शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत ने हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से भाजपा उम्मीदवार साइना एनसी बाहर से आई हैं और वो एक आयातित माल हैं। अगर वो एक आयातित माल है तो ये महिला का अपमान कैसे है? आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा? आपको एक बार इतिहास देखना चाहिए। बाहर का माल है तो बाहर का माल है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि वह बाहर से आया है। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें माहिम विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। ये वो सीट है जहां से ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्य अमित ठाकरे चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर अमित ठाकरे की राह को लेकर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट ने यहां से सदा सरवनकर को मैदान में उतारा है। सरवनकर वो शख्स हैं जो हमेशा शिंदे के साथ खड़े रहते हैं। उद्धव से बगावत के समय में भी सरवनकर ने शिंदे का ही साथ दिया था और उनके बेहद नजदीकी हैं। लेकिन मामला पेचीदा तब हो गया जब राज ठाकरे ने अमित ठाकरे को मैदान में उतार दिया है। सूत्रों की माने तो अमित को मैदान में उतारने के बाद राज ठाकरे ने बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क साधा था ताकि अमित ठाकरे की राह आसान हो सके। उसके बाद फडणवीस का बयान सामने आया। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री की ऐसी इच्छा थी कि वहां अमित ठाकरे के सामने उम्मीदवार न खड़ा करे, लेकिन उनके पार्टी के ऐसे बहुत से नेताओं का मानना था कि अगर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे तो वोट यूबीटी को जाएगा। लेकिन राज ठाकरे ने एक ही सीट पर समर्थन मांगा है तो बीजेपी का ऐसा मानना है कि अमित ठाकरे को वहां सपोर्ट करना चाहिए। हमारी भी यही इच्छा है। वहीं मुंबई की माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शिवसेना विधायक सदानंद सरवणकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो हर हाल में माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस पर कड़ी टिप्पणी की और सीधे राज ठाकरे को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उनकी मानसिक स्थिति समझी जा सकती है। ये वही राज ठाकरे हैं जो कहते थे कि मोदी शाह को महाराष्ट्र में कदम नहीं रखने देंगे, लेकिन आज उनकी कौन सी मजबूरी है वो बताएं। वैसे भी उनको अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता होनी भी चाहिए।
अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से स्टार प्रचारकों का नाम सामने आ गया है। दोनों तरफ से 40-40 लोगों का स्टार प्रचारकों में नाम शामिल किया गया है। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी कहती है कि राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम में काफी विकास किया है, साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से लगाव है और वहां पर उन्होंने जो विकास किया है जनता उसको देख रही है और आने वाले चुनाव में केदारनाथ की जनता बीजेपी को भारी मतों से जिताएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कई स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता ने उन्हें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में जिताया है, उसी तरह केदारनाथ विधानसभा चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इस क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक श्याला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है और क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की उपेक्षा जायज नहीं है। वहीं भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे सिरे से नकारा है और कहा है कि पार्टी ने सोच समझकर ही टिकट का बंटवारा किया है और आशा नौटियाल एक जुझारू महिला हैं और पार्टी की जीत को अवश्य सुनिश्चित करेंगी। देहरादून और दिल्ली के बीच बन रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% कार्य पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए नेशनल हाईवे के क्षेत्र में यह एक बड़ी सौगात भी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के झांसी में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने गई महिला को सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला हवा में उछल गई और कार में फंसने के कारण करीब 100 फीट तक घिसटती हुई चली गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर के बाद कार ड्राइवर वहां से भाग निकला। हादसे की घटना अस्पताल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ घटना को देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना देर रात की है, जब महानगर के नवाबाद थाना अंतर्गत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने के लिए करीब 54 वर्षीय गुड्डो पत्नी राजू अपने परिवार के साथ गई थी। रिश्तेदार को देखने के बाद वह घर जाने के लिए अस्पताल से निकली और सड़क पार करने लगी। इसी दौरान तेज गति से आ रही सफेद रंग की कार ने गुड्डो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गुड्डो हवा में उछल गई। हवा में उछलने के बाद वह गाड़ी के बोनट के ऊपर गिर गई। इसके बाद भी कार चालक ने कार को नहीं रोका, बल्कि उसे करीब 100 फीट तक घसीटता हुआ लेकर चला गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हादसे को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार की तलाश शुरू कर दी है। गाजीपुर में साधु के भेष में
सारंगी लेकर भिक्षाटन कर रहे 3 मुस्लिम युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। योगी का भेष बनाकर गेरुआ कपड़ा पहने 3 मुस्लिम युवक कासिमाबाद क्षेत्र में खुद को हिंदू बताकर दीपावली के बाद लोगों से प्रसाद मांगने के नाम पर भिक्षाटन करते हुए पकड़े गए। 3 लोग साधु जैसा गेरुआ कपड़ा पहने और सिर पर गेरुआ गमछा बांधे हुए स्थानीय लोगों के बीच में पहुंचे। लोगों ने उनसे उनका असली नाम पूछा तो काफी देर बाद पूछने पर उनमें से एक ने अपना नाम सोहराब मियां बताया, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इन सभी को वेशभूषा और धर्म बदलकर लोगों को चकमा देने के इल्जाम में थाना कोतवाली कासिमाबाद पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने भी तीनों लोगों से पूछताछ की है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।